तो फर्स्ट यूनिट यानी कि डाइवर्सिटी के बाद हम थर्ड यूनिट ले रहे हैं। थर्ड यूनिट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बच्चे काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल के हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसके बारे में काफी डिटेलिंग है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो बच्चे इस चैप्टर की हेडिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो बायो मीन्स लिविंग, लिविंग और लिविंग बॉडी है ना, लिविंग बॉडी। और मॉलिक्यूल्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ एटम्स। ये नॉर्मल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, एग्रीगेट ऑफ एटम्स। बट हम इसको यहाँ पे क्यों डील कर रहे हैं? यहाँ पे बेटा हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो एक केमिकल सिस्टम है, केमिस्ट्री से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ, एटम से बना हुआ, मॉलिक्यूल से बना हुआ। सो इसीलिए हम ये चीजें डील कर रहे हैं। हमारी बॉडी जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनी है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है, हमारी बॉडी सस्टेन कर रही है और मेंटेन कर रही है खुद को, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे हमें ये चैप्टर जो है वो बहुत ही सीरियसली डील करना है। इसमें हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की डिटेल में बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? वो मॉलिक्यूल, वो एग्रीगेट ऑफ एटम्स जो लिविंग बॉडी बना रहे हैं। और लिविंग बॉडी को समझने के लिए सबसे पहला बेसिस क्या है? सेल है ना, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम हमेशा कहते हैं ना, हम 9th में भी पढ़ते आए हैं, 8th में भी पढ़ते आए हैं कि सेल है, सेल जो है वो बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। उसके बिना ना बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है ना बॉडी कोई फंक्शन कर पाती है। बॉडी का कोई भी फंक्शन जो है, इनफैक्ट आपका हैंड मूवमेंट जो है वो पहले सेल्यूलर लेवल पे होता है, फिर जाके बॉडी में होता है, फिर जाके आपको प्रोमिनेंटली दिखता है कॉम्प्लेक्स लेवल पे। तो मतलब हमें जब बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करनी है तो वहां पे हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना होगा कि ये बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट कहाँ पे है। अगर हम एक सेल के केस में बायोमोलिक्यूल का फ्रैक्शन जान पाएंगे तो हम पूरी बॉडी के केस में से काउंट कर लेंगे। तो हम जितना भी यहाँ पे डाटा लेते हैं वो एक सेल के हिसाब से लेंगे कि एक सेल जो है वो कैसे बायोमोलिक्यूल से बना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, टिश्यू में क्या क्या रहता है, वो सब कुछ जानना है इस चैप्टर में। सो बच्चे बायोमोलिक्यूल्स यानी कि एग्रीगेट ऑफ एटम्स जो लिविंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये मिलते कहाँ पे है? ऑब्वियसली बॉडी में। और बॉडी में भी कहाँ पे? सेल में। बॉडी है क्या? सेल के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। बच्चे इट इज फाउंड इन सेल प्रोटोप्लाज्म। मैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जरूर लिख रही हूँ बट इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इट्स अगेन मेड अप ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स। तो सेल प्रोटोप्लाज्म में मिलेगा। और सेल में से चीजों को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ही हम जान पाएंगे ना कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऐसे तो नहीं है हमने देखा बॉडी जो है मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है हम इतने में शांत हो गए, ठीक है बायोमोलिक्यूल से बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर बच्चे जानना भी तो है कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें से सेल बन रहा है, कितना अमाउंट है उनका, किसकी परसेंटेज और रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा रहेगी। तो बच्चे अब आगे इसी कंटेंट को, इन्हीं चीजों को जानने के लिए हम करते हैं एनालिसिस। तो अभी हमारे पास सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस। हम बायोमोलिक्यूल्स को समझने से पहले उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस दो तरीके से करना है, एक केमिकल एनालिसिस और एक एश एनालिसिस। तो सबसे पहला एनालिसिस मैं करने जा रही हूँ। याद रखेंगे ये वो तरीके हैं, एनालिसिस वो पार्ट है जिसकी हेल्प से हम बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमें पता चलता है कि सेल में, कौन से सेल में कितना फ्रैक्शन है किस चीज का। अब बच्चे केमिकल एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई हम पर्टिकुलर केमिकल यूज करने वाले हैं इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो उस केमिकल के बारे में बात करते हैं।
तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे काम करेंगे जैसे हम लैब कंडीशन में कर रहे हैं, राइट। हम क्या लेंगे, एक पेसल एंड मोर्टार। पेसल एंड मोर्टार कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये आपके नॉर्मल किचन में भी मिल जाता है, एक कंटेनर जिसमें आप क्रशिंग करते हो, ठीक है। क्रशिंग करते हो, लाइक आप इलायची को क्रश करने के लिए यूज कर सकते हो, या बाकी चीजें, बाकी स्पाइसेस को क्रश करने के लिए यूज करते हो। जिससे हमारे पास एक कंटेनर होता है, उसके साथ एक क्रशर होता है, इस तरीके से बिल्कुल ऐसा रहेगा। बस लैब कंडीशन में क्या रहता है, ये हमारे पास जो है सिरामिक का बना होगा या कोई और फाइन कंपोनेंट से बना होगा, ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो और इजीली क्लीन हो सके। तो हम इस तरीके से क्रशर लेते हैं, यानी कि पेसल और मोर्टार लेते हैं। सो दिस इज पेसल, कंटेनर को पेसल कहा जाता है, एंड जो क्रश करता है उसे मोर्टार कहा जाता है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने टिश्यू लिया। टिश्यू कोई भी लिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका काम किस चीज पे है, बट हम यहाँ पे एक फाइन टिश्यू ले रहे हैं, लाइक लीवर टिश्यू, एक सॉफ्ट टिश्यू ले रहे हैं। क्योंकि अगर केमिकल, अगर प्लांट टिश्यू लेंगे तो हमें क्या करना है, सेल के प्रोटोप्लाज्म से बायोमोलिक्यूल एनालाइज करने हैं, तो सेल को तोड़ना पड़ेगा। अगर हम प्लांट सेल, फंगल सेल या बैक्टीरियल सेल लेते हैं, इनमें एडिशनल एक और चीज होती है अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल, जो बहुत ज्यादा रिजिड टाइट होती है, उसके लिए एडिशनल केमिकल्स डालने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल एनालिसिस करना है तो आप एनिमल टिश्यू ही प्रेफर करेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमने इस वक्त क्या लिया, एनिमल टिश्यू लाइक लीवर टिश्यू। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको क्रश करेंगे डायरेक्टली पानी में तो सेल टूट जाएगा, मेम्ब्रेन है ना, सेल के अंदर के कंटेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम केमिकल एनालिसिस लिख रहे हैं, तो केमिकल एनालिसिस के हिसाब से हमें यहाँ पे केमिकल ऐड करना है। अब वो केमिकल होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये केमिकल डालेंगे अब हम। याद रखेंगे ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की जब क्रशिंग करनी होती है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट लिटिक केमिकल। लिटिक मतलब तोड़ने वाला। ये क्या करता है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके हमें अंदर से कंटेंट जानना है ना, अंदर से कंटेंट निकालना है, बायोमोलिक्यूल्स। हम ये केमिकल एसिड क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना डिसॉल्व करके और डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करता है बाय रिमूविंग इट्स लिपिड पार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन लिपिड पार्ट होता है ना, फैट पार्ट, तो उसको निकालने की कोशिश करता है। उसको निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक पड़ जाती है और सेल के अंदर के कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया, टिश्यू डाला और उसको क्रश करना शुरू कर दिया, बिल्कुल स्लरी बना दी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्रशिंग और टिश्यू टू फॉर्म स्लरी। कोई डिफरेंट काम नहीं है, अभी तक हम बिल्कुल किचन जैसा काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी चटनी बनानी हो सॉर्ट ऑफ, हम क्या करेंगे, उसको क्रश करते जाएंगे जब तक एक स्लरी ना बन जाए, एक पेस्ट ना बन जाए। हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसकी पेस्ट बना दी, स्लरी बना दी। अब यहाँ पे स्लरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें आने वाली है, डेब्रीज भी होंगी, वेस्ट भी होगा, पर वो जो वेस्ट जो है वो टिश्यू वेस्ट में सब, हर चीज छोटे से छोटा वेस्ट जो है वो मॉलिक्यूल से बना होने वाला है। तो हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कुछ चीजें ऐसी फाइन होंगी जो एसिड में सॉल्युबलाइज हो गई होंगी, कुछ चीजें हमारे पास एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हुई होंगी, तो बेटर है ना हम उनको थोड़ा सा अलग अलग ही कर दें। तो इसलिए फिल्ट्रेशन कर लेते हैं लोग। अब हम क्या करेंगे, बीकर लेंगे, फनल लेंगे और वहां से फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे अब। तो बच्चे फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है एक पर्टिकुलर फिल्टर पेपर हो, है ना। ऐसे तो नहीं है कि लास्ट में डाला, फनल में डाला और कर लिया अल्टीमेटली फिल्टर। हम यहाँ पे फिल्टर पेपर ले रहे हैं एक पर्टिकुलर पोर साइज का। वो हमें पता है कि पोर साइज क्या रहेगा,
उसके हिसाब से हम फिल्टर पेपर ले रहे हैं और फिल्टर पेपर से हमने क्या कर दी, स्लरी को डाल दिया। वो स्लरी जो हमने यहाँ पे क्रश करके बनाई, इस स्लरी को डाल दिया, ठीक है। तो स्लरी पोर, अब स्लरी पोर करने के बाद अब क्या होगा, जो चीजें इस फिल्टर पेपर के पोर साइज से छोटी होंगी वो पोर से निकल आएंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीजें जो एसिड में सॉल्युबलाइज थी और फिल्टर पेपर के पोर साइज से छोटी थी वो फिल्टर होके आ गई, और वो चीजें जो फिल्टर होकर नहीं आ पाई फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गई यहाँ पे, है ना, इकट्ठी हो गई। तो बच्चे इन दोनों चीजों को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया। सबसे पहले जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया दैट इज कॉल्ड रेटेनेट। रेटेनेट जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, इसका दूसरा नाम लिखा गया एसिड इनसॉल्युबल पूल। मतलब रेटेनेट की फॉर्म में वो चीजें रह गई जो एसिड में सॉल्युबलाइज ही नहीं हो पाई थी। और दूसरा एस्टिमेट तो ये भी लग गया ना हमें, ये तो पता चल ही गया कि ऑब्वियसली इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो चीजें फिल्टर नहीं हुई हैं जो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हुई है, और दूसरा हमारे पास जिनका साइज बड़ा था पोर साइज के कंपैरिजन। इतना तो कॉमन है ना, अगर हम कोई सीव ले रहे हैं छलनी, तो सीव में क्या होता है जब हम कोई चीज डालते हैं सीव करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो नीचे कौन सी चीज आती है, जो उसके पोर साइज से छोटी होगी ना वही क्लीन होके नीचे आ जाएगी, बाकी ऊपर जो डेब्रीज होगी जिनका साइज बड़ा होता है तो वो तो ऊपर रह जाता है सब। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा हुआ, जिनका साइज बड़ा था वो ऊपर रह गए फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाए थे वो ऊपर रह गए, बाकी नीचे जो फिल्टर होकर आ गया, जो चीज फिल्टर हो जाती है बच्चे उसको कहा जाता है फिल्ट्रेट, है ना। और फिल्ट्रेट में फिल्टर होकर कौन आएगा, ऑब्वियसली जो एसिड में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, और एसिड में सॉल्युबल होने के साथ साथ इसका पोर्स, इसका साइज जो है वो छोटा होगा इस फिल्टर पेपर के पोर्स साइज से। तो पहला एनालिसिस आपको पता हमने अभी कर लिया, हमने यहाँ पे कुछ केमिकल्स का नेचर जाना और साइज भी जान लिया। अब हम यहाँ पे जो पोर साइज लेते हैं ना फिल्टर पेपर का वो 800 डाल्टन का होता है, पोर साइज 800 डाल्टन का होता है फिल्टर पेपर का। जो 800 डाल्टन से छोटी चीजें होंगी साइज में वो नीचे फिल्टर होके आ जाएंगी, जो 800 डाल्टन से बड़ी होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगे बच्चे, ठीक है। जिसकी वजह से हमने इनका एक एनालिसिस कर लिया, हम जान गए कि केमिकल बड़े हैं या छोटे हैं, एसिड में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें पता चल गया। तो एक लेवल एयर हो गया हमारे पास। अब हमें अलग अलग से दो चीजें मिल गई है, रेटेनेट और फिल्ट्रेट। तो रेटेनेट और फिल्ट्रेट को हम अलग अलग ले जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, स्टेनिंग मेथड्स हैं, दूसरा हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, माइक्रोस्कोपी है ना, बहुत सारी टेक्निक है, क्रोमैटोग्राफी है, अलग अलग टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से अब हम फर्दर इनका और एनालिसिस करेंगे और जान पाएंगे कौन सा केमिकल क्या है। और ये एनालिसिस कोई छोटे छोटे एनालिसिस नहीं है, बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस है। ऑल्दो हम यहाँ पे डील नहीं करते, लेकिन आपको केमिस्ट्री में कुछ चीजें 12th में जानने को मिलेंगी, कुछ चीजें आप फर्दर क्लासेस में भी जानोगे। तो बच्चे फर्दर फिल्ट्रेट एंड रेटेनेट are analyzed separately, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास कुछ एक और डाटा मिलेगा। तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डायरेक्ट बॉन्ड, है ना। दूसरा इनऑर्गेनिक, जिसमें आप आयंस, वाटर, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वो। तो बच्चे अब फिल्ट्रेट में कौन से हैं और रेटेनेट में कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे फिल्ट्रेट और रेटेनेट में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, दोनों चीजें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में रहेंगी। ऑर्गेनिक
जितनी फिल्ट्रेट में होंगी उतनी ही रेटिनेट में होंगी, नियरली बराबर बराबर। पर अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट मोर इन रेटिनेट, वो ज्यादा रेटिनेट में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो फिल्ट्रेट में यानी कि एसिड के साथ एसिड में डिसॉल्व होकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो इस प्रोसेस से बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किए जा सकते हैं। बट अगर हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डील किया जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वैरायटी रखते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन्स, वी हैव मिनरल्स, वाटर। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट टेक्निक, एनालिटिक टेक्निक, जो हम नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहे हैं, दैट इज एश एनालिसिस। अगर आप स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आपके पास और एनालाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट टेक्निक एश एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एनालिसिस यानी कि एश एनालिसिस। सो एश एनालिसिस यानी कि हमें राख बनानी है इसकी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया गया है, कंबशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का, ऑक्सीजन ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सारा कार्बन चला जाएगा बाहर। अभी हमने रिसेंटली बात किया कि अगर जहां पे जिन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब कार्बन ही बाहर चला गया, वो सारा खत्म हो जाएगा जलाने पे, तो क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, उसकी इंटेग्रिटी खत्म हो गई, है ना। तो जलाने के बाद जो हमारे पास ऐश बच जाती है, राख बच जाती है कंप्लीट कंबशन के बाद, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रहता है, ऑर्गेनिक सब खत्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टिश्यू के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमारे पास ऐश एनालिसिस किया जाता है, तो इजीली डिटरमाइन की जा सकती हैं चीजें। तो स्टेप्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई टिश्यू लेते हैं, कोई भी टिश्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। याद रखेंगे टिश्यू कोई भी लिया जा सकता है, बट केमिकल एनालिसिस के दौरान अगर आप कोई ऐसा टिश्यू ले रहे हो जिसमें सेल वॉल है, सो यू नीड टू ऐड सम मोर केमिकल्स। प्लांट सेल ले रहे हो तो सेल्यूलेस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा अदर देन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फंजाई ले रहे हो, फंगल सेल ले रहे हो तो काइटिनेस एक्स्ट्रा डलेगा। बैक्टीरियल सेल ले रहे हो तो लाइसोजाइम एक्स्ट्रा डलेगा, ताकि उसकी सेल वॉल पहले टूट जाए, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड अपना काम कर दे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टिश्यू लिया जाएगा, टिश्यू को क्या किया जाता है, उसका वेट किया जाता है, उसको वे किया जाएगा। वे करने का क्या रीजन? पहला रीजन, टिश्यू जो है उसमें मॉइस्चर होता है ना, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में भी होगा और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में भी होगा, है ना। सो बच्चे वे करने की वजह से हमें यहाँ पे मिल जाता है टिश्यू का वेट वेट। वेट वेट मतलब अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो वेट वेट बन गया। तो वेट वेट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, टिश्यू को डिहाइड्रेट करेंगे। वैसे तो हम थर्मल सन ड्राई भी कर सकते हैं, बट अगर लैब कंडीशन में काम कर रहे हो तो कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो हम कोई डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, आजकल हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए हैं, जैसे कि अवन है हमारे पास, थर्मल इंक्यूबेटर्स हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर भी दे सकते हैं, सो उन्हें यूज किया जा सकता है डिहाइड्रेशन के लिए। सो कंप्लीटली डिहाइड्रेट करना है टिश्यू को। So dehydration of tissue, टिश्यू डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर चला गया सारा, तो हमने इसको अगेन वे किया।
वे अगेन करने का अब क्या रीजन, अब ये रीजन है कि हमें यहाँ पे ड्राई वेट ऑब्टेन हो गया, ड्राई वेट ऑब्टेन्ड। अब वेट वेट और ड्राई वेट में ना बच्चे जो भी डिफरेंस होगा ना वो वाटर मॉलिक्यूल का वेट होगा, यानी कि वाटर जो है वो कितना परसेंटेज वेट बना रहा है टिश्यू में, वो हमें यहाँ से इसकी डिफरेंस से ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना था टिश्यू में। अब जब वेट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, टिश्यू को पूरा बर्न कर देंगे, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्न करने से क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारे पास बच गई ऐश, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रोसेस के दौरान, बर्निंग के दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, चला गया हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश बच गया। अब बच्चे दिस ऐश, दिस कंटेन्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और बच्चे ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें पता कैसे चला, कुछ नहीं करना, ये ऐश लेनी है, राख लेनी है, डिफरेंट मेथड्स हैं अगेन, जैसे मैंने कहा माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगेन बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम इस ऐश को एनालाइज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऐश एनालिसिस किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके हमारे पास इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो टिश्यू का पार्ट बना रहे हैं। अगर हम बोन जैसे या कार्टिलेज जैसे कंपोनेंट ले रहे हैं वहां पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का परसेंटेज ज्यादा आएगा, बिकॉज वहां पे जो उनका मैट्रिक्स रहता है वो सॉलिड रहता है, मिनरलाइजेशन हुई होती है बोन में, जिसकी वजह से वहां पे कंटेंट जो है हमें ज्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जो ये है पूरा ऐश एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस और ऐश एनालिसिस इन दोनों की हेल्प से हम बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फर्दर एनालिटिकल टेक्निक्स की हेल्प से जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हमें दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स मिले यहाँ पे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन है, मेन क्लासिफिकेशन हम आगे करने वाले हैं। तो टू टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर देयर, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह, ऑर्गेनिक वन एंड इनऑर्गेनिक वन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, अब केमिकल एनालिसिस के दौरान हमें क्या क्या मिले होंगे तो वो मेंशन कर देती हूँ। वी ऑब्टेन्ड कार्बोहाइड्रेट्स, वी ऑब्टेन्ड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये चार चीजें। अब इफ विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वी ऑब्टेन्ड वाटर एंड आयंस, ये चीजें। तो बच्चे ये हमारे पास चीजें हैं, पर बच्चे इनको जानने के अलावा कि कौन कौन सी चीजें हैं ये जानना भी जरूरी है कि परसेंटेज कितना है इनका, एक पर्टिकुलर सेल या एक पर्टिकुलर टिश्यू में हमारे पास ये कंपोनेंट कितने होते हैं, कितना क्वांटिटी रहता है, कितना अमाउंट रहता है। तो बच्चे ये फिगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से भी। तो मैं सीक्वेंस में लिख रही हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि कौन सा पार्ट कितना ज्यादा परसेंटेज बनाता है सेल की। तो बच्चे वाटर सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद प्रोटीन। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर इंटेक ज्यादा होना चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए हमारी। तो प्रोटीन सेकेंड, फिर थर्ड है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बता दूं डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर एनर्जी फ्यूल। सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है एज एनर्जी सोर्स। लिपिड्स एंड फर्दर आयंस।
ठीक है, तो सबकी परसेंटेज मेंशन कर देते हैं। 70 to 90% वाटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 to 15% प्रोटीन्स, 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड, 3% कार्बोहाइड्रेट, 2% लिपिड्स एंड 1% आयंस। आयंस तो सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आयंस जो है इनफैक्ट लेस देन 1% पार्ट रहता है आयंस का। फंक्शन बहुत बड़े बड़े करते हैं, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम देखोगे बॉडी में बहुत ज्यादा बड़े फंक्शन करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में आप बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ोगे कि उनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ से लेकिन फिगर आउट कर सकते हो कि आयंस का परसेंटेज कम है। स्ट्रक्चर बनाने की बात है तो वहां पे प्रोटीन जो है वो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, वाटर। बाकी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड दे आर एनर्जी फ्यूल्स, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट पहले होता है और ज्यादा भी होता है। ठीक है, सो दीज आर सम फिगर्स जो कि हमें मॉलिक्यूल के बेसिस पे याद रखनी है। अब जब बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट में एंड लिविंग बॉडी में सेम रहेंगे, है ना। हमें वही सीक्वेंस मिलेगा एलिमेंट्स का जो अर्थ क्रस्ट में है, वही बॉडी में भी मिलेगा। अगर हम मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन तो सबसे पहले लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेन एलिमेंट्स हैं जिनको सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं। तो अगर अर्थ क्रस्ट में और लिविंग बॉडी में बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन जो है हमारे पास, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, उसका परसेंटेज रहेगा 0.03%। इतना कम फ्रैक्शन रहता है। अगर हम लिविंग बॉडी में बताएंगे थोड़ा सा शॉकिंग अरेंजमेंट आता है और बहुत ज्यादा, इनफैक्ट 18.5। तो इसके कंपैरिजन में 18.5 बॉडी में, लिविंग बॉडी में कार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, वही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 0.14% और 0.50% हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की बात करें तो 46.5 to 46.6 के आसपास हमारे पास रहेगा एंड 65.0 के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन लिविंग बॉडी में रहता है। और नाइट्रोजन जो है नियरली बहुत हमारे पास नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा अर्थ क्रस्ट में, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिजम्स चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से यानी कि एयर से फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। और उसके बाद नियरली हमारे पास 3.3% के आसपास वो लिविंग बॉडी। अब कुछ फ्रैक्शंस और कुछ पैटर्न्स देख रहे हो। हम कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट में भी हैं और बायोमोलिक्यूल्स लिविंग बॉडी में भी हैं, बट पैटर्न ये है कि ये बायोमोलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज इनकी बहुत कम है और लिविंग बॉडी में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये लिविंग बॉडी में ना कुछ एक लिविंग अरेंजमेंट बना पाते हैं, ऐसे फंक्शन कर पाते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सेल्फ ऑटोनॉमस यानी कि सेल्फ फंक्शनल रह पाती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ना यही कॉन्सेप्ट था कि क्यों ऐसा होता है कि इतना डिफरेंस आ जाए। एक तरफ हमारे पास सारे एलिमेंट सेम है पर फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस, रीजन यही है बेटा। कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारे पास बॉडी में स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम लाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है जिसकी वजह से बॉडी फंक्शनल रह पाती है। ठीक है, सो बच्चे, बेसिडस हैविंग सेम एलिमेंट्स living body has much higher quantity which makes it more functional.
और फंक्शनल रहने के लिए बॉडी को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए, यानी कि वो बैलेंस कभी नहीं होनी चाहिए। अगर बैलेंस हो गई तो बॉडी में फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बॉडी में इनका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि बॉडी जो है वो फंक्शनल रहती है, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। इनफैक्ट हमारे पास ये डाटा जो है ये एनसीईआरटी का डाटा है, एग्जैक्ट डाटा रहेगा। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी हैं जिसका डाटा दिया गया है एनसीईआरटी में, लाइक सल्फर। सल्फर का तो इजी है हमारे पास 0.03% से एंड 0.3% इन लिविंग बॉडी। अगेन सल्फर भी ज्यादा है ना। सोडियम की बात करें तो हमारे पास उसकी केस में थोड़ा सा चेंज रहता है। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास सोडियम जो है वो ज्यादा रहता है, दैट इज 2.8 के पास आसपास एंड 0.2 के आसपास वो लिविंग बॉडी में रहता है। सोडियम थोड़ा सा कम है। हाँ, सोडियम का फंक्शन ज्यादा रहेगा बॉडी में बट क्वांटिटी कम है। उसके बाद कैल्शियम भी कम रहता है, 3.5 के आसपास है, और उसके बाद 1.5 के आसपास उसका ह्यूमन बॉडी में अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम भी सेम कम रहता है, मैग्नीशियम भी बॉडी में 0.1% के आसपास रहता है और 2.1 के आसपास हमारे पास अर्थ क्रस्ट में रहेगा। और सिलिकॉन तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है, 27.7 और नेग्लिजिबल यानी कि लेस देन 0.1% भी हमारे पास उसका क्वांटिटी रहेगा सिलिकॉन का। तो आप देख रहे हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बना सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन, उनका परसेंटेज कितना ज्यादा है बॉडी में एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। बट वही अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करोगे बिल्कुल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास रीजन कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है। तो इस डाटा के बाद अब अल्टीमेटली मैं फोकस करने जा रही हूँ उन एलिमेंट्स पे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 चीजें हैं जिसपे इस चैप्टर ने फोकस किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में 4 चीजों पे फोकस किया गया है। उनका स्ट्रक्चर भी करना है, उनके फंक्शंस भी करने हैं, उनमें डिफरेंट वेराइटीज और टाइप्स भी करनी है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चे बायोमोलिक्यूल्स का हमने एक्चुअल क्लासिफिकेशन किया था जिसमें हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को सेग्रीगेट किया था। बट बायोमोलिक्यूल की एक और क्लासिफिकेशन है। ऑल्दो मैं बायोमोलिक्यूल लिख रही हूँ पर यहाँ पे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल की क्लासिफिकेशन एक्चुअल टर्म्स में देखा जाए तो हम इनऑर्गेनिक अब कंसीडर नहीं करने वाले हैं फर्दर के लिए। ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल जो है अब मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करने जा रही हूँ। अब बच्चे ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए वापस जाते हैं केमिकल एनालिसिस पे। याद है केमिकल एनालिसिस में फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ पार्ट रह गया था, कुछ फिल्टर होके नीचे आ गया था, रेटिनेट और फिल्ट्रेट, एसिड इनसॉल्युबल पूल और जो सॉल्युबल था वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में नीचे आ गया। ये 2 चीजें पढ़ी ना, इसी को कंसीडर करना है यहाँ पे, यही चीजें। तो मुझे बायोमोलिक्यूल्स जो है उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो मीन्स छोटा, और दूसरा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास वो आएंगे जिसका साइज रहेगा, मॉलिक्यूलर साइज रहेगा लेस देन 800 डाल्टन। याद है कॉन्सेप्ट, इससे पहले डील किया केमिकल एनालिसिस में। हमने कहा था कि फिल्टर पेपर जो है उसका पोर साइज हम 800 डाल्टन के हिसाब से लेते हैं। जो छोटे होंगे पोर साइज से यानी कि 800 डाल्टन से जिनका साइज छोटा होगा वो फिल्टर होके नीचे आ जाते हैं फिल्ट्रेट में। सो बच्चे वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर साइज 800 डाल्टन से छोटा है यानी कि जो हमें फिल्ट्रेट में मिलेंगे, दे आर फाउंड इन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल में, उन्हें हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे डेफिनेशन अगर आपको डिफाइन करना है
तो डिफाइन आप ये करोगे कि मॉलिक्यूलर साइज जिनका 800 डाल्टन से छोटा होता है उनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, याद रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी व्हाट इज डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो बच्चे अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इट इंक्लूड्स फर्दर मॉलिक्यूल्स लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल carbohydrates यानी कि मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, लाइक फ्रक्टोज, लाइक मैनोज। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मोनोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पे आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की मोनोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पे आ रही है। अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर्स वो इसमें आएंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। उसमें न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। बट अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि लिपिड्स की तो थे, लिपिड्स की मोनोमेरिक फॉर्म। बच्चों मैं पहले आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिपिड्स जो है वो एक पॉलीमर नहीं है, वो कभी भी एक पॉलीमर नहीं बनाता। सो दैट्स व्हाई हम उसकी मोनोमेरिक फॉर्म को फिलहाल यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई मोनोमेरिक फॉर्म नहीं होगी। और उसके बाद उसको क्लासिफाई कहाँ पे किया जाना है वो हम बिल्कुल लास्ट में इसको जानने के बाद करेंगे, ठीक है। वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है और स्पेशल एक्सेप्शन है यहाँ पे हमारे पास इस क्लासिफिकेशन। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा रहेगा 800 डाल्टन से, मोर देन 800 डाल्टन। फिर कहाँ मिलेगा ये? ऑब्वियसली रेटिनेट में। दिस इज फाउंड इन, these molecules are found in retinate। रेटिनेट यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे। उसके बाद बच्चे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वही जो हमने जिसकी मोनोमेरिक फॉर्म करी उसकी पॉलीमेरिक फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द पार्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसके बाद अमीनो एसिड की जगह प्रोटीन्स। उसके बाद बच गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारे पास आ गए मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बच्चे वापस से जैसे मैंने कहा था कि लिपिड्स पे आएंगे, लिपिड्स हमारे पास इस क्लासिफिकेशन में एक एक्सेप्शन। तो बच्चे लिपिड जो है ना उसका साइज, मॉलिक्यूलर साइज रहेगा हमेशा लेस देन 800 डाल्टन। अब अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए इसको? माइक्रोमोलिक्यूल ना, इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। जब मैंने कहा कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है माइक्रोमोलिक्यूल की कि वो फिल्ट्रेट में मिलता है, तो हमने कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकती। उसका रीजन है ये लिपिड। ये लिपिड पता है क्या करता है? ये थोड़ा सा स्मार्टनेस शो करेगा। जब हम फिल्टर कर रहे होते हैं ना, हमने क्या यूज किया होता है? एसिड ना, पूरे प्रोसेस के दौरान। अब एसिड यूज किया है, लिपिड क्या है? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है और एसिडिक, एसिड में भी ये डिसॉल्व नहीं हो पाता पूरा प्रॉपर्ली। ये क्या पता क्या करेगा? ये बड़े बड़े वेसिकल्स बना लेगा। वेसिकल्स मैं आपको रिलेट करवाती हूँ। जैसे आप वाटर लेते हो, वाटर में ऑयल ड्रॉपलेट्स डालते हो, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मर्ज करते हैं तो बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, ऐसे ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट। बिल्कुल वैसे ही लिपिड ना यहाँ पे करता है, वो ना वेसिकल बना लेता है, यानी कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लेता है। वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जुड़ जुड़ के बड़े होते जाते हैं। साइज उसका छोटा है, मॉलिक्यूल छोटा है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स केमिकल अटैचमेंट नहीं करते बट फिजिकल अटैचमेंट करके वो एक बड़ा वेसिकल बना लेते हैं। वो बड़ा वेसिकल होने की वजह से ना जब फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं ना, साइज उसका छोटा ही है पर वेसिकल बड़ा बन जाने की वजह से वो नीचे फिल्टर ही नहीं हो पाता। अब जब फिल्टर ही नहीं हो पाया तो वो कहाँ रह गया? रेटिनेट में। हमें लगेगा कि वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों? क्योंकि रेटिनेट में रह गया।
बट जब उसके बारे में पता किया गया फिर हमें पता चला कि लिपिड जो है वो एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बीइंग हाइड्रोफोबिक और कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व होने की वजह से लिपिड जो है वो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाया, उसने वेसिकल्स बना लिए और माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद भी वो रेटिनेट में पाया गया। तो लिपिड जो है साइज इज लेस देन 800 Dalton, but it is found in retinate as it forms vesicles, large vesicles, जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं हो पाता बेटा। ठीक है, तो इसीलिए लिपिड जो है वो हम अलग से पढ़ते हैं और हम यहाँ से यही कंसीडर करते हुए चलेंगे कि जैसे हमें यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म्स थी, यहाँ पे पॉलीमेरिक फॉर्म्स करी, लिपिड जो है वो कभी भी पॉलीमर नहीं बनाता, लिपिड कभी भी पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं होता, बस वो फिजिकल अटैचमेंट करता है, केमिकल चेंज नहीं बनाएगा, केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, फर्दर केमिकल स्ट्रक्चर बना रहा है बट रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएगा। तो इसलिए हम लिपिड को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं बट एक डिफरेंट नेचर। ठीक है, सो ये है हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन और इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। हमें 4 चीजें पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ऑब्वियसली मोनोमर्स भी साथ में कंसीडर करेंगे एंड अल्टीमेटली लिपिड्स। तो ये 4 चीजें डिटेल में पढ़ने के बाद हम मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे और फिर एंजाइम्स। ठीक है,